हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। रिवीजन हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसका करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। कल हम लोगों ने देखा था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व खुशहाली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नो योर कैंडिडेट ये ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अभी हाल ही में 15 नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कम्युनिटी में शामिल किया है। और अभी हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने किया। ओडिशा में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी एक बार फिर से भारत की राजधानी नई दिल्ली बनकर के आई है। और मार्च 2024 में भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प अभ्यास शुरू हुआ है। यह अमेरिका में हो रहा है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया है। अभी चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। इसके अलावा 20 व्यक्तियों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 भारतीय भी इसमें शामिल हैं। इंडियन वेल्स ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन दोस्तों एमजेटी ऐप पर होली ऑफर शुरू हो चुके हैं, इनका आप फायदा उठा सकते हो। अभी आगे डिटेल आपको बताई जाएगी। जितने भी हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, जितने भी ई बुक्स हैं, उनमें आप पा सकते हो 80% का डिस्काउंट। तो आप जानते हो बिगेस्ट डिस्काउंट आपका 80% तक का आया हुआ है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। और होली तक ही ये ऑफर रहेगा। होली 80 कूपन कोड यूज करना है एमजेटी ऐप पर जाकर के। सभी वीडियो कोर्सेज सभी ई बुक्स पर अप्लाई होगा, तो आप जाकर के इसको फायदा जरूर उठाइए और पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आरपीएफ का भी बैच आ गया है और इसके अलावा आपका टेक्नीशियन का भी बैच आ चुका है। लोगो पायलट का तो आया ही था। तो ये तीनों बैच में से कोई भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। ये इस गौरैया ये चिड़िया आप देखे होंगे, पहचानते होंगे, छोटी सी चिड़िया होती है। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ इसके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है आई लव स्पैरो। ओके, 2010 में इसकी घोषणा हुई नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों गौरैया की अगर बात करें तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में इसकी प्रजातियां 60 है। टोटल 60 प्रकार की गौरैया की प्रजातियां हैं। विश्व गौरैया दिवस ये झुंड में अक्सर चलती हैं। आगे ये महत्वपूर्ण दिवस है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? मैंने कल ही आपको बताया था ना कि उसी दिन जिस दिन विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है उसी दिन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो सुबह मैंने करंट अफेयर में आपको बताया विश्व खुशहाली दिवस, और अगले दिन वादा किया था कि विश्व खुशहाली सूचकांक भी आएगा तो मैं लेकर आऊंगा। तो देखिए लेकर तो आया मैं, लेकिन कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो खुश हो जाओ। कोई भी आपको अलग से डाटा नहीं याद रखना है। मतलब भारत जो है 126वें स्थान पर पिछली बार भी था, और इस बार भी भारत जो है 126वें स्थान पर ही है। तो आपको याद कुछ नया नहीं करना है, सेम रैंक है भारत की। टॉप पर वही देश है जो टॉप पर हमेशा रहता आया है, फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 7वीं बार टॉप पर है। लगातार 7वीं बार ये टॉप पर आया हुआ है 2024 की रैंकिंग में, ठीक है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में आप यहाँ पर देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ 2024 व्हिच कंट्री टॉप्स एंड वेयर इंडिया स्टैंड। ये तो मतलब एक क्वेश्चन ही पूछ करके लिख दिए हैं आर्टिकल में। लास्ट पर कौन है? लास्ट पर है, अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। जैसा कि लगभग लगभग सभी रैंकिंग में ये लास्ट पर रह रहा है जब से तालिबान का यहाँ पर कब्जा हुआ है। अच्छा, इसने इन्होंने इस बार एक और चीज प्रकार की रैंकिंग जारी की है कि 30 साल से कम उम्र में कौन ज्यादा खुशहाल है। तो 30 साल से कम उम्र के मामले में लिथुआनिया टॉप पर है, और 60 साल से अधिक की उम्र के मामले में टॉप पर दोस्तों है डेनमार्क, खुशहाल के मामले में, ठीक है। लेकिन ये उतना डीपली नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा सिविल सर्विसेज एग्जाम में तब उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वनडे वाले केवल इतना ही ध्यान रखें, बहुत है, ठीक है। और सिविल सर्विसेज वालों के लिए ये सब भी पूछा जा सकता है कि किस आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो जीडीपी, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, उदारता, इन सब, भ्रष्टाचार, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक पैमाना बनाया जाता है, तब ये रैंकिंग जारी की जाती है। भारत है 126वें स्थान पर। अब
यहाँ पर कुछ और रैंकिंग है, रिपोर्ट है, उनको रिकॉल कर सकते हो आप। अभी कनेक्टेडनेस इंडेक्स आई थी, इसमें हम लोग 62वें पर स्थान पर हैं। लोकतंत्र रिपोर्ट आई थी वी डैम की, इसमें 104वें स्थान पर है। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आई थी और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग कहाँ पर हैं, 134वें पर। और इसी के द्वारा लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स आई थी, उसमें 108वें पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक पे 42वें पर और साइबर क्राइम रिपोर्ट में 80वें स्थान पर है। अगला, हाल ही में किसको सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, या इसे कहें 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है प्रभा वर्मा जी को। प्रभा वर्मा ये केरल की रहने वाली हैं और ये बहुत ही फेमस कवयित्री हैं और लेखिका हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है अभी। देखो, सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से ये शुरू हुआ था। देखो, सरस्वती सम्मान हुआ, बिहारी सम्मान हुआ और व्यास सम्मान, तीनों की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में की हुई थी। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसमें सबसे बड़ा सरस्वती माना जाता है। तो सरस्वती सम्मान इनको दिया गया प्रभा वर्मा जी को, जो कि साहित्यकार हैं, कवित्री हैं केरल की। अच्छा, इनकी किस कृति के लिए दिया गया, तो आप बताओगे रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम के लिए इनको दिया गया है। एक बात और ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि अभी इस बार गुलजार साहब को दिया गया था, तो ज्ञानपीठ जो दिया जाता है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। आपकी लाइफ की ओवरऑल, जो भी साहित्यकार होते हैं उनकी लाइफ के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को देख करके 1982 के बाद ऐसा दिया जाने लगा। पहले उसको भी किसी एक कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर सरस्वती सम्मान हो या व्यास सम्मान हो, वो उनकी रचना के लिए, किसी खास रचना के लिए दिया जाता है, किसी कवि को, ठीक है ना, या साहित्यकार को। तो इनको रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। 33वां सरस्वती सम्मान। पहला सरस्वती सम्मान पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए, हरिवंश राय बच्चन जी को। अगला, यहाँ पर कुछ और पुरस्कार सम्मान है, जैसे नीना प्रसाद को भी नृत्य कला निधि पुरस्कार और टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार दिया गया और रिकेन यामामोटो को प्रियजगर पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में यतिन भास्कर दुग्गल जीते हैं और नाइटहुड की उपाधि सुनील भारती मित्तल को मिला हुआ है। ठीक है जी। अगला, हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। कल हम लोगों ने जाना था कि तेलंगाना में जो राज्यपाल थी तमिलिसाई सौंदरराजन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना के साथ साथ उनके पास पुडुचेरी का भी प्रभार था, तो वहां से भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो अब त्याग पत्र दे दिए हैं, तो अब आनन फान में कोई नई नियुक्ति तो की नहीं गई, तो फिर किसी को एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया। तो किसको दिया गया, यहाँ पर दिया गया है किसे, सीपी राधाकृष्णन जी को। सीपी राधाकृष्णन कौन है, ये दोस्तों गवर्नर ऑफ झारखंड है, गवर्नर ऑफ झारखंड है। तो झारखंड के राज्यपाल को दे दिया गया तेलंगाना का। जिसके पास तेलंगाना का जाता है तो पुडुचेरी का भी अभी, क्योंकि वहां भी छोड़ी हुई है, तो उनका भी ये संभाल ले रहे हैं अभी, क्योंकि वहां भी खाली है सीट। तो सीपी राधाकृष्णन साहब के पास झारखंड के राज्यपाल का पद है, तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है आज के टाइम पर इन पर। ठीक है, बात आती है कि सारी सुविधाएं, चलो जिम्मेदारियां तो मान लो देख रहे हैं, लेकिन क्या सैलरी इनकी दो राज्यों के राज्यपाल की मिलेगी, तो आप कहोगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि राज्यपाल का, अगर एक राज्य का राज्यपाल है तो उसे 3.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, और अगर दो राज्य का राज्यपाल अगर ये हो गए, मतलब अतिरिक्त प्रभार मिल गया, तो अगर दोनों राज्य का अगर फीस मिलेगा, सैलरी मिलेगा, तो इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 3.5 7 लाख हो जाएगी। और संविधान में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति से ज्यादा किसी भी सरकारी पदाधिकारी की व्यक्ति की वेतन नहीं होगा। तो भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है, तो 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए इनको केवल एक राज्यपाल का ही सैलरी मिलेगा। राष्ट्रपति से ज्यादा सैलरी तो नहीं उठा सकते ना, राष्ट्रपति तो देश का महामहिम हुआ, इसीलिए। तो इसीलिए ये केवल एक ही राज्य की सैलरी उठाएंगे, और ये क्वेश्चन बना था, आगे भी बन सकता है मे बी। तो बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तमिलिसाई सौंदरराजन जी जा चुके हैं यहाँ से, तेलंगाना से। तेलंगाना के बारे में अगर बात करें तो ये अभी चर्चे में रहा था कुछ अपनी योजनाओं, परियोजनाओं और न्यूज को लेकर के। जैसे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है बेंगलुरु में है, पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है अभी सऊदी अरब ने बनाया हुआ है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन प्रणाली यहाँ शुरू हुई।
तडोबा कवल संरक्षण रिजर्व को मंजूरी मिली है। गृह ज्योति योजना इन्होंने शुरू की है। रेवंत रेड्डी जी अभी नए सीएम बने हुए हैं, उन्होंने शुरू की। इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की है। समक्का सरलम्मा जतारा उत्सव यहाँ शुरू हुआ है। और सीपी राधाकृष्णन को अतिरिक्त प्रभार मिला है राज्यपाल का। ठीक है, बाकी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और लोकसभा में यहाँ से 17 सीट जाती है, राज्यसभा में 7 सीट, 119 सीट, विधानसभा में 33 जिले हैं यहाँ पर, हैदराबाद राजधानी। ठीक है, 2 जून 2014 को ये राज्य बना था। अगला, मार्च 2024 में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? पहला आयुर्वेदिक कैफे ये खोला गया है दिल्ली में। ये भारत का पहला है, और जब भी भारत की पहला की बात आए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आयुर्वेदिक कैफे है। आयुर्वेदिक कैफे मतलब जैसे आप नॉर्मल कैफे में जाते हो चाय पीने, ठीक है ना, कुछ नाश्ता करने, वैसे ही यहाँ पर एक कैफे है जो आयुर्वेदिक चीजों को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर एक सोमा द आयुर्वेदिक किचन भी बनाया गया है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन भी है। तो भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, और एक रेस्तरा, इन हाउस रेस्तरा भी आ जाता है। तो आयुर्वेदिक कैफे है ये, महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल नाम है इसका, और दिल्ली के शालीमार बाग में ये स्थापित किया गया है। पहला आया है, तो और कुछ पहले को रिकॉल करेंगे। भारत का पहला भी सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया केरल ने। केरल ने दोस्तों के फोन इंटरनेट सेवा शुरू करके अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भी पहला राज्य बना। केरल दोस्तों, इसका पोलमपारा ग्राम पंचायत देश का पहला डिजिटलीकृत, पूर्णतया डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत बना था। केरल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अपना खुद का लॉन्च कर दिया। केरल ने अपनी खुद की टैक्सी सेवा शुरू कर दी। मतलब सब कुछ सरकार की तरफ से शुरू कर रहे हैं। भारत का पहला पूर्णतः बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन में मथुरा में खोला गया। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में शुरू हुआ है। लखनऊ में देश की पहली एआई सिटी बनाई जाएगी। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क जो है सूरत में बनाई गई है। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बनाया गया है, सूरत डायमंड बोर्ड्स, और वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। ये भी पूछा गया था अभी एग्जाम में, फिर से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, यूपी की किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद आरओ में पूछा गया था। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन अहमदाबाद में बन रहा है, और देश का पहला एआई सुपर क्लाउड न्यू क्लाउड है। ठीक, आगे ये ऑफर देख लीजिए। एमजेटी ऐप पर इस ऑफर को आपको फायदा उठाना है, ठीक है ना। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। उस पर हमारे वीडियो कोर्सेज में, जैसे आप जीएस सफलता 3.0, जैसे आपका एएलपी बैच लोको पायलट का, या फिर टेक्नीशियन का, या फिर आरपीएफ की वैकेंसी आई है उसकी, या एसएससी एग्जाम स्पेशल के बैच, तो इन सभी बैचेस को आप ले सकते हो। या इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी वहाँ पर अवेलेबल है, उनको भी आप ले सकते हो। मैं तो कहता हूँ ये 80% डिस्काउंट जल्दी आते नहीं है, तो इसका आप फायदा उठाइए और जाइए वहां पर। कूपन कोड यूज करना है होली80। ठीक है, आज से ये ऑफर स्टार्ट हो गया है, होली80, कैपिटल लेटर में होली80 लिखिएगा, आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। इस बैच को अवेल कीजिए और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एमजेटी ऐप पर, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। वीडियो कोड सेक्शन में जाना, कोई भी डाउट आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। जगह जगह आइकॉन बना मिलेगा एमजेटी ऐप पर, तो क्लिक करना, सीधा पहुंचोगे हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए? तो रूस में भारत के राजदूत बनाए गए हैं दोस्तों विनय कुमार। विनय कुमार आए हैं पवन कपूर की जगह पर। पवन कुमार कपूर आप जानते हो लंबे समय से थे, बहुत ही क्रूसियल टाइम पर थे, क्योंकि पवन कुमार जब थे, सॉरी पवन कपूर जब थे, तब रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और वो पूरा विवाद हुआ ही है। राजदूत ही सबसे पहले समन किए जाते हैं, आप जानते हो जब भी कोई इशू आता है तो। हालांकि रसिया से अपने रिश्ते अच्छे हैं। यहाँ विनय कुमार जी को अब बनाया गया है। अभी रसिया में चुनाव हुआ, वहां पर सत्ता में एक बार फिर से 5वीं बार प्रेसिडेंट बनकर के आए व्लादिमीर पुतिन। तो वो 5वीं बार आए, लेकिन यहाँ पर इधर इनको चेंज किया गया है राजदूत, इंडिया के एम्बेसडर जो वहां पर है। अभी ये वर्तमान में है, और ये ऐसा नहीं है कि कुछ कोई दिक्कत आई है तब चेंज किया गया, ये रूटीन है और चेंज किया जाता रहता है इधर से उधर समय समय पर। तो पवन कपूर की जगह पर अब म्यांमार में जो अभी तक नियुक्त थे विनय कुमार, ये वहां पर नियुक्त होंगे। ठीक, चलिए, राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में मैंने आपको बताया था। जो जो कॉमनवेल्थ के हिस्सा हैं, मेंबर्स हैं, वहां पर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। उच्चायोग होता है, हाई कमीशन होता है, और हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। और जो जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है वहां पर एम्बेसी होती है और एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं, यानी राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। अगला, ये कुछ और राजदूत और उच्चायुक्त हैं देशों के, जो भी पिछले कुछ महीनों में नियुक्त किए गए हैं।
संतोष झा को अभी श्रीलंका में बनाया गया है, रॉबर्ट सेठ किटोंग को मोजाम्बिक गणराज्य में बनाया गया, सौरभ कुमार को बेल्जियम में बनाया गया, मृदुल कुमार को लिंक टेस्टिन में बनाया गया, सुमित सेठ निकारागुआ में बनाए गए, विदु सपकाल को बोलीविया में, इरशाद अहमद को सीरिया में और दक्षिण अफ्रीका में प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 बस 2024 में ही होने वाला है, तो इसमें भारतीय जो टीम है इसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है एस बैंक। यस बैंक ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर होगा। अब आप कहोगे कि ऑफिशियल टाइटल पार्टनर बाकी पार्टनर देखते थे, ये बैंकिंग पार्टनर कहाँ से आ गया? तो देखो जब भी खिलाड़ी कोई खेलने गए बाहर बड़ा जैसे ओलंपिक जैसा इवेंट, तो ऐसे में खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों के परिवार वालों को जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल जो हेल्प मिलती है वो सब हेल्प जो है किसी एक खास बैंक के लिए होता है, और वो बैंक जो होती है ऑफिशियल पार्टनरशिप की रहती है, तो अपना प्रचार भी वहां पर करा लेती है। तो इस प्रकार से जो भी सुविधाएं, जो भी फीचर्स, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड मिलेगी बेनिफिट्स, वो सब इनके खिलाड़ियों के और खिलाड़ियों के परिवार वालों को प्रोवाइड होगा, वो यस बैंक के थ्रू होगा। ठीक है ना, मतलब यस बैंक के जरिए होगा, यस बैंक नहीं देगा, यस बैंक के जरिए से होगा। तो इसके लिए ऑफिशियल पार्टनर बन गए हैं। अब आप देख रहे हो ना, जैसे कि आईपीएल के किसी एक खिलाड़ी को ले लो, इतना ज्यादा स्पॉन्सर, इतना ज्यादा वो सब बन गया है कि आईपीएल के किसी एक खिलाड़ी को खड़ा कर दो तो उसके शरीर भर में देखोगे आप, टोपी से लेकर के हेलमेट से लेकर जूते से लेकर हर एक चीज स्पॉन्सर हुआ रहता है। तो जिससे हर एक, और अब उसके बाद अवार्ड्स में भी होते हैं, तो बेस्ट कैच ऑफ द मैच, मतलब तरह तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि कंपनियां जो हैं वो हर कोई घुसना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ऑडियंस जो है सबको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आईपीएल को देखेगी, तो इससे उनका प्रचार होगा। तो ऐसे अब ये सब भी नए नए पार्टनरशिप ऐड होते जा रहे हैं। अब तक आपने इससे पहले के ओलंपिक में नहीं सुना होगा। फिलहाल पेरिस ओलंपिक जो है ये पेरिस में फ्रांस में होने वाला है, 2024 में होने वाला है, और इसके लिए यस बैंक जो है ये साझेदारी किया हुआ है। इन्होंने मिलकर जिताएंगे नाम से कैंपेन भी शुरू किया है, और एक यस ग्लोरी डेबिट कार्ड भी शुरू किया है। यस बैंक के बारे में बात करें तो 2019 में इसकी तो बहुत बुरी हालत चल रही थी, एसबीआई को खरीदना पड़ा 49% शेयर। सन 2000 में स्थापित हुआ था, राणा कपूर और अशोक कपूर दो रिश्तेदार मिलकर के स्थापित किए थे। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ है प्रशांत कुमार। राणा कपूर और अशोक कपूर स्थापित किए थे। 2008 का जो अटैक हुआ था 26/11 हमला, उसमें अशोक कपूर चाय पी रहे थे बेचारे, गोली मार दिए गए, और उसी आतंकवादी अटैक में फिर राणा कपूर बचे थे, वो आगे कंटिन्यू करना चाहे, फिर इधर अशोक कपूर की पत्नी जो है वो क्लेम कर दी, तो दोनों में केस चला। फाइनली जाकर के फिलहाल राणा कपूर जीत गए थे। तो 2019 में हालांकि उन पर भी आरोप लगे, और उसके बाद फिर इस पर सैंक्शंस लगा और एसबीआई को खरीदना पड़ा था। पीएनजी इंडिया कंपनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? पीएनजी इंडिया कंपनी, इसका सीईओ दोस्तों नियुक्त किया गया है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। आप बहुत सारे प्रोडक्ट डेली यूज में लाते हो, बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे साबुन, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे यूज में लाते हो, आप उसको तरह तरह के नामों से जानते हो, लेकिन उसको जो मैन्युफैक्चर करती है वो या तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रही होती है, या तो प्रॉक्टर एंड ग्रैम्बल नाम की ये कंपनी कर रही होती है, पीएनजी। तो वो जो पीएनजी है बहुत बड़ा चेन है, बहुत अलग अलग नाम से इन्होंने अपने ब्रांड्स बना रखे हैं। तो इसके इंडिया में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कुमार साहब बनाए गए हैं, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। लेकिन इनकी नियुक्ति 1 मई 2024 से प्रभावी होगी, यानी अगले के अगले महीने बाद से। ये एलवी वैद्यनाथ जी की जगह लेंगे, जो स्वेच्छा से अपना पद त्याग रहे हैं 28 साल सेवा देने के बाद। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी की बात करें तो यूएस बेस्ड कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, 1837 में स्थापित हुई थी, यूएस में ही इसका हेडक्वार्टर है, ओहियो में। और जॉन आर मॉयलर इसके वर्तमान में सीईओ हैं। क्लियर है? चलिए आगे। इंपॉर्टेंट प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को दो नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया अभी हाल फिलहाल में। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। देवेंद्र झाझड़िया ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन गए हैं, और राजेंद्र प्रसाद गोयल को एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। क्लियर है ना? अगला, मार्च 2024 में किस भारतीय नृत्यांगना को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही फेमस भारतीय नृत्यांगना दोस्तों, डॉक्टर उमा रेले। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, ये है डॉक्टर उमा रेले। ओके, तो भरतनाट्यम के योगदान के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। अगर
भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक की बात करें, कौन कौन है वर्तमान समय में, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम याद रखना, पद्मा सुब्रमण्यम का नाम याद रखना, रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद रखना, मल्लिका साराभाई का नाम याद रखना। एसएससी जो है इसके क्वेश्चंस बहुत पूछा करता है कि निम्न में से बताइए ये जो हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं, कथक से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, ऐसे ऑप्शंस दे देगा। तो ये ध्यान रखना कुछ प्रमुख डांसर है। लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन का फ्रेंच लैंग्वेज डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब, 20 मार्च को। देखो संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एक है फ्रेंच। देखो फ्रेंच है, इंग्लिश है, रसियन है, और इसके अलावा अरेबिक है, इसके अलावा स्पेनिश है, और एक चाइनीज है। तो 6 लैंग्वेजेस हैं। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट करने के लिए 2010 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इन सभी को एक एक दिन डिसाइड किया कि चलो एक एक दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके लिए खुली छूट इन्होंने दे दी इन देशों पर, ये मतलब जो जो लैंग्वेज बोले जाते हैं उनके उनके देशों पर। जैसे कि इंग्लिश वालों को दे दिया कि चलो इंग्लिश के लिए कोई आप एक चुन करके दो, तो इंग्लिश वालों ने कहा चलो शेक्सपियर का जो बर्थडे है उसको हम लोग चुन लेते हैं। ऐसे फ्रांस वालों को दिया तो फ्रेंच वालों ने अपने हिसाब से चुन लिया। ऐसे ऐसे अलग अलग डेट्स जो है वो चुने गए कि उसी उसी डेट पर सेलिब्रेट किया जाएगा और अवेयरनेस फैलाई जाएगी इस भाषा के प्रति। तो अभी ये फ्रेंच लैंग्वेज डे है जो 20 मार्च को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। 20 मार्च के बाद 20 अप्रैल आएगा और 20 अप्रैल को मनाएंगे चाइनीज वाला। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 20 अप्रैल को हो जाएगा चाइनीज लैंग्वेज डे। अरेबिक जो है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। स्पेनिश और इंग्लिश ये दोनों मनाए जाते हैं 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। और रसियन लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है 6 जून को, 6 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंच वाला मैंने आपको बताया 20 मार्च को, ठीक है। ये 6 के 6 दिवस याद रखना, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की होती हैं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑफर का फायदा उठाना मत भूलिएगा एमजेटी ऐप पर जाकर के होली 80 कूपन कोड यूज करके। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे डीएचएल कनेक्टेडनेस इंडेक्स में सीड्स पर कौन सा है, भारत तो 62वें पर है, टॉप पर कौन है, तो ये सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर था। 2024 के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो नीना प्रसाद को सम्मानित किया गया था। आज आपको बताना है किस ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, कल ही मैंने इसका आंसर दिया था। इसके अलावा विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर था, 2024 में किस स्थान पर है, आज की ही वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया हुआ है। तो कमेंट करके दोनों का आंसर जरूर बताइएगा। इसके अलावा जिनको पुस्तक चाहिए, बुक चाहिए, वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं, करंट अफेयर की भी और लोको पायलट प्रैक्टिस सेट की भी। डिस्काउंट अभी ऑफर इस पर भी चल रहे हैं, तो आप इसका फायदा उठाइए। टेक्नीशियन बैच भी आया हुआ है, इसको भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।